बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। हैरान है ना, जो खौफनाक हो वो खूबसूरत कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। निशा बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की थी। उसके वालिद आर्मी में थे। निशा 18 साल की थी जब उसके वालिद का तबादला जयपुर शहर में हुआ। जयपुर के जिस मोहल्ले में उन्होंने किराए पर घर लिया, वहाँ उनके यूनिट के और लोग भी रहते थे, इसलिए उनको वहाँ रहना ज़्यादा मुनासिब लगा। उनके घर के सामने एक मंदिर था और 2 गली छोड़कर दाएं तरफ मस्जिद थी। उन्हें इस इलाके में आए तकरीबन 3 माह गुजर गए थे। आस पड़ोस के लोगों से खूब अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। साथ वाले घर में मोहम्मद साहब का घर था, जिनके साथ उनकी खूब बनती थी। यूँ लगता था कि जैसे दोनों भाई भाई हों। अलग अलग मज़हब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उनका आपस का मेल मिलाप बहुत अच्छा था। मोहम्मद भाई के बच्चे और सतीश भाई दोनों के बच्चे तकरीबन उम्रों में एक जैसे ही थे। सतीश भाई की बेटी निशा और बेटा साहिल और मोहम्मद भाई का बेटा फरहान, तीनों की आपस में खूब बनती थी। खेलते कूदते वो अपने घर के सामने वाले घर में दाखिल हो गए। वो घर सालों से बंद पड़ा था और कोई उस घर में आता जाता नहीं था। उस घर के बारे में अफवाहें भी कुछ अजीब सी थी कि उस घर में जिन का साया है, लेकिन बच्चे कहाँ रुकते हैं। मोहम्मद भाई ने ये बात सतीश भाई को शुरू दिन में ही बता दी थी जब वो तबादला होकर आए थे कि भाई, आर्मी के लोग इन चीज़ों पर एतमाद नहीं करते, लेकिन ये हकीकत है। ये घर आसेब ज़दा है, बहुत भारी है और सालों से यहाँ कोई आबाद नहीं हो सका। यहाँ पर जन्नत का साया है। लेकिन सतीश भाई ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। किस दुनिया में रहते हैं मोहम्मद भाई? दुनिया चांद पर जाने की बातें कर रही है और आप हैं कि अभी इन जिन और भूतों में ही अटके हुए हैं। उन्होंने उनकी बात को बिल्कुल भी सीरियस ना लिया। आज तक किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन दरगाह और मस्जिद के पेश इमाम ने मिलकर इस घर को बंद कर दिया है। यूं कहिए कि उस जिन को कैद कर दिया है। लिहाजा बच्चों पर इस चीज़ की निगरानी है कि कोई उस तरफ ना जाए। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहीं बच्चे खेल कूद में उधर निकल न जाएं। सारी बात सुन के सतीश भाई ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि हंस पड़े। ठीक है, सिर्फ इतना कहा। उन्होंने बच्चों से ये बात कह दी कि कोई भी इस बंद घर की तरफ ना जाए, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, कहाँ सुनते हैं। साहिल, निशा और फरहान खेल कूद करते हुए उस घर में दाखिल हो गए। तीनों बच्चे खेल रहे थे कि निशा अचानक से बेहोश हो गई। साहिल और फरहान घबरा गए, दौड़ते हुए घर गए और साहिल माँ को पुकारने लगा, मम्मी देखें, भाग कर आएं, निशा दीदी बेहोश हो गई है। माँ दौड़ती हुई उस घर की तरफ गई जहाँ पर निशा बेहोश पड़ी हुई थी। उठाकर घर ले आए। दोनों घर के लोग इकट्ठा हो गए। मोहम्मद भाई ने बच्चों को खूब डांटा। तुम लोगों को मना किया था ना कि उस घर में नहीं जाना। देखा तुम लोगों ने क्या मुसीबत आन पड़ी है। निशा बेहोश पड़ी है, कोई होश नहीं है। बच्चे एक तरफ लगे डांट को सर झुकाए सुन रहे थे। दोनों घर वाले बराबर परेशान थे। अरे मोहम्मद भाई, आप बच्चों को इस तरह मत डांटें। उनके दिल में जन्नत का वहम ना डालें। कोई जन्नत नहीं होते।
आपने दे सुना ना, डॉक्टर ने कहा है कि कमजोरी की वजह से निशा बेहोश हुई है। ख्वामख्वाह बच्चों के दिल में आप जन्नत का वहम डाल रहे हैं। सतीश भाई मोहम्मद भाई से बात करने लगे। देखें सतीश भाई, आप भले इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन मैं इन पे ईमान रखता हूँ। और फिर बच्चों को सख्ती से कहा, खबरदार आज के बाद तुम तीनों में से कोई भी उस घर की तरफ गया, और अगर तुम में से कोई भी मुझे वहाँ नजर आया या शिकायत मिली तो बहुत सख्त सजा दूंगा। ये कहकर मोहम्मद भाई घर को हो लिए। निशा को भी होश आ चुका था। निशा की माँ ने उसको पुकारा, बेटा तुम ठीक महसूस कर रही हो? जी अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, बस पता नहीं क्यों मुझे चक्कर सा आ गया था। फिर वो पूछने लगी, माँ हम सब मोहम्मद अंकल के घर में क्यों बैठे हुए हैं? कुछ नहीं बेटा, आप बेहोश हो गई थी ना, तो आंटी आपको इधर ले आई थी, इसीलिए सब हम यहाँ जमा हैं। चलो अब घर चलते हैं। निशा की माँ ने निशा से पूछा, निशा तुम्हारे बटन में क्या उलझा हुआ है? निशा ने अपनी शर्ट के बटन को देखा तो उसमें कुछ धागा सा उलझा हुआ था। माँ, जब मैं उस घर में गई थी तो काफ़ी सारे धागे बंधे हुए थे। उन धागों को खोलने में ही शायद कोई धागा उलझ गया था और साथ रह गया होगा। निशा ने उस धागे को उतार कर फेंक दिया। फिर वो निशा को लेकर घर आ गई। वो क्या जानती थी कि सिर्फ धागा नहीं टूटा, बल्कि वो सारी कैदें भी टूट चुकी हैं जो उन धागों के साथ उस जिन के गिर्द बांधी गई थी। उस पुराने घर के जिन को कैद करने के लिए बांधी गई थी और अब वो आज़ाद हो चुका था। चंद ही दिन में वो सब इन बातों को भूल चुके थे। सुबह के वक्त दरवाजे पर घंटी बजी। निशा के पापा, आप देखिए दरवाजे पर कौन है? इतनी सुबह सुबह कौन आ गया है? सतीश भाई ने जो दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत ही खूबसूरत गोरे रंग नीली आंखों वाला एक नौजवान खड़ा था, जो कद काठी में भी बहुत खूबसूरत था। 20-22 साल का होगा। जी कहिए, उस लड़के ने बड़ी नरमी से कहा, मैं सामने वाले घर में रहने आया हूँ, आपसे कुछ मदद चाहिए। सतीश फौरन बोले, जी जी बोलें, क्या मदद चाहिए? ये मेरा कुछ सामान है, अपने घर में रख लीजिए। जब तक मैं अपने घर की साफ सुथराई कर लूँगा तब ये सामान आपसे ले जाऊँगा। क्यों नहीं बेटा, आओ रख दो। उस सामने वाले घर में? जी सामने वाले घर में, जो कई सालों से बंद है। जी जी बिल्कुल। क्या तुमने सुना नहीं कि आस पड़ोस के लोग उस बारे में क्या राय रखते हैं कि उस घर पे जिन का साया है? जी मैं 2 दिन से सफ़र करके आया हूँ, बहुत थक चुका हूँ। कुछ देर के लिए मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ, सतीश ने फौरन कहा और उसे अपने साथ ही अंदर ले आए। सतीश भाई ने निशा को आवाज़ दी, निशा मेहमान आए हैं, एक गिलास शरबत ले आओ। जी पापा अभी लेकर आई। जी अंकल, मैंने भी सुना था, असल में ये घर मेरे परदादा ने बनवाया था। अब्बू बताते हैं कि जब दादा लोग रहते थे घर में माहौल अक्सर ख़राब रहता था, कोई ना कोई नुकसान होता रहता था और बच्चे भी अक्सर बीमार रहने लगे थे, जैसे घर में कुछ असेब हो। पर दादा के पता करवाने पर पता चला कि इस घर में जिन का साया है, जिसकी वजह से बच्चे आपके आए दिन बीमार रहते हैं। बस बच्चों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए परदादा ने उस घर को बंद कर दिया और हमेशा के लिए गांव वापस चले गए थे। आज मैं बरसों बाद इस घर में आया हूँ। तो सतीश बोले, तो बेटा फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सब जानते हुए, अंकल मेरे अम्मी अब्बू की कार हादसे में डेथ हो गई थी। उनका कारोबार संभाल सकता था और ना कहीं और जा सकता था। अब जबकि मैं हालात को समझता हूँ और थोड़े बहुत पैसे भी हैं जो मैं कारोबार करना चाहता हूँ, ठिकाना तो मेरा और कोई नहीं है, तो सोचा क्यों ना अपने ही घर को दोबारा से आबाद करूँ। बस यही सोचकर
यहाँ चला आया हूँ। अम्मी अब्बू के साथ मैं जिस घर में रहता था वो भी हमारा नहीं था, वो भी किराए का मकान था। आखिर कब तक मेरा बोझ उठाते। उन्होंने भी आखिर तंग आकर मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं रहने को, और इस सूरत में अपने घर से बढ़कर और क्या हो सकता है। बस यही सोचकर मैं परदादा जी के मकान में वापस चला आया हूँ। बात करते करते अंकित की आंखों में आंसू आ गए। सतीश जी फौरन आगे बढ़कर उसका कंधा थपथपाने लगे। बेटा, आप परेशान नहीं हो। जहाँ तक बात रहने की है तो आप ज़रा संभल कर रहना। हाँ, सामान जो है बेफिक्र हो जाओ। जब तक अपना घर सेट नहीं कर लेते सामान को यहाँ रहने दो। जैसे ही घर सेट हो जाए सामान को ले जाना। मेरा मानना है कि जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, किसी को परेशान नहीं करते, कोई भी आपको तंग नहीं करता। और इन बातों पर मैं यकीन नहीं रखता। बस आप मेरा ये सामान रख लीजिए। और वो शुक्रिया बोलते हुए घर से बाहर निकल गया। कमरे में खड़ी पुष्पा, जो कि सतीश की बीवी थी, ये सब देख रही थी। उसने कहा, देखिए, मुझे ये लड़का कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। आप उसका सामान वापस कर दीजिए ताकि वो दोबारा हमारे घर में ना आए। भगवान का खौफ करो। क्यों, क्या हो गया है? मत मारी गई है। वो एक बेचारा बेहाल मुसीबत ज़दा है और तुम हो कि मदद करने से मना कर रही हो। हमें इस मौका पर उसकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। क्या हुआ? अच्छा खासा तो है, खूबसूरत है, जवान है, नेक भी है, और फिर हमें उससे क्या परेशानी हो सकती है? सतीश बात ख़त्म करते हुए घर से बाहर चल दिए। निशा, देखो दरवाजे पर कौन है? निशा ने जो दरवाज़ा खोला, सामने अंकित खड़ा था। वो अपनी खूबसूरत नीली आंखों से निशा को बड़े प्यार से देख रहा था। निशा झिझक कर एकदम दरवाजे की ओर हो गई। जी, किससे मिलना है आपको? मैं अंकित हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपके घर में सामान रखवाया था। अच्छा, वो जो आप सामने वाले घर में रहने आए हैं, वो हैं? जी, मैं वही हूँ। अच्छा, तो ठीक है, वो तुम हो जिसका सामान पापा ने मेरे कमरे में रखवाया है। रुको, बुलाती हूँ। निशा ने अपने पापा को आवाज़ दी। सतीश जी आए और दरवाजे पे उन्होंने अंकित को देखकर खुश हुए। आओ बेटा, आओ, आ जाओ। नहीं अंकल, बस ठीक है, मैंने घर सेट कर लिया है, अपना सामान लेने आया हूँ। आ जाओ बेटा। फिर निशा के कमरे में उसको ले गए और सामान उठाने के लिए कहा। अंकित निशा के कमरे में गया और अपना सामान उठाकर बाहर शुक्रिया अदा करते हुए वापस घर चला गया और सतीश दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर आ गए। दरवाजे पर दोबारा से बेल हुई। अरे, ये कौन आ गया? अब दरवाज़ा खोला तो बाहर मोहम्मद भाई खड़े थे। अरे सतीश भाई, आज ऑफिस नहीं गए हो क्या? नहीं, बस 2-3 दिन से छुट्टी पर हूँ। सोचा कुछ दिन आराम कर लूँ, काफ़ी अरसे से छुट्टी नहीं ली। आज की चाय तो फिर आपके साथ ही पीऊँगा, क्यों नहीं? सतीश ने अंदर अपनी बीवी पुष्पा को आवाज़ दी, नाश्ता लाने के लिए कहा। दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे और पुष्पा अपने काम में लग गई। सामने वाले घर में कोई रहने आया है? हाँ, सतीश बताने लगे। अंकित नाम है उसका। फिर उसकी ज़िंदगी का सारा हाल अहवाल बता दिया। अब मजबूर और बेबस था, कोई ठिकाना नहीं था, लिहाजा अपने परदादा के घर में रहने को आ गया है। मोहम्मद भाई बोले, मुझे बस कुछ अजीब सा ही मालूम हुआ है। अरे, आपको ऐसा क्यों लगा है कि वो अजीब सा है? मुझे तो वो बहुत खूबसूरत नौजवान दिखाई देता है। हाँ, खूबसूरत तो है, लेकिन बस कुछ अजीब सा ज़रूर है उसमें। ठीक कहते हैं मोहम्मद भाई, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा था, कुछ अजीब तो बात है उसमें। इन्हें तो मेरी हर बात से वैर होता है।
पुष्पा कहती हुई कमरे से बाहर आई। ऐसी कोई बात नहीं है, सतीश बोला। तुम लोगों के दिलों में उस घर को लेकर जो मन घड़त कहानियां हैं, यही वजह है कि तुम लोगों के दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं, ऊट पटांग सी। मोहम्मद भाई बोले, हाँ ये भी हो सकता है। कौन जानता था कि मुझे तुमसे यूं मोहब्बत हो जाएगी और मैं अपनी दुनिया के सारे असूल और कायदे तोड़कर इस घर में तुम्हारे लिए कैद से आज़ाद होने के बाद भी तुम्हारे लिए रहूँगा। दीवार पर बनी एक तस्वीर से अंकित बात कर रहा था और वो तस्वीर निशा की थी। पहले भी मैं इस घर में रहता था, लेकिन कैदी बनकर, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे आज़ादी मिली है। वो धागा जो तुम्हारी कमीज़ के बटन के साथ लग कर टूटा, मैं आज़ाद हुआ हूँ, लेकिन अब तुम्हारी मोहब्बत का कैदी हूँ। निशा, वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हें पाने के लिए कभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और ना किसी जादू का इस्तेमाल। उस दिन का इंतज़ार है जब इस तस्वीर की जगह तुम मौजूद होगी। ये मेरा वादा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और ना कभी किसी को नुकसान पहुंचाने दूंगा। मैं भले ही एक जिन हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अंकित को वहाँ रहते हुए तकरीबन 6 माह गुजर चुके थे। इस दौरान उसने मोहल्लेदारों के साथ खूब मेल मिलाव रखा, हर किसी से बड़े प्यार से और इज्जत से मिलता। वो हर किसी का दिल जीत लेना चाहता था। ख़ास तौर पर सतीश भाई के घर वालों के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उनके बच्चों की भी आपस में खूब दोस्ती थी। उसके अकेले होने की वजह से सब आस पड़ोस के लोग भी उसका ख्याल रखते थे। सतीश भाई के घर तो उसका आना जाना खूब था। अब निशा भी उससे पर्दा नहीं करती थी। उन दोनों की भी आपस में दोस्ती होने लगी थी। अंकित पढ़ाई में भी साहिल की बहुत मदद करता था। यही वजह थी कि अब घर वाले भी उसको बहुत पसंद करते थे और उसके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी और वो भी उनके घर में बेधड़क चले जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता निशा का दिल अंकित की तरफ खिंचने लगा था। दोस्ती तो वो करती थी, लेकिन अब शायद मोहब्बत करने लग गई थी। वो उम्र के इस हिस्से में थी जब दिल किसी को चाहने लगता है और किसी का मोहब्बत से देखना अच्छा लगता है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोहब्बत गहरी होती जा रही थी। अंकित हर वक्त उनके साथ रहता, साय की तरह। हाँ, लेकिन नज़र हर वक्त नहीं आता था। जब भी उनकी फैमिली पर कोई परेशानी या मुसीबत आती, अंकित आगे होकर उनके सारे मसले को ऐसे हल कर देता जैसे कुछ था ही नहीं। यही वजह थी कि वो उनके घर का एक हिस्सा बनता जा रहा था। निशा को कभी कभी इस बात पर हैरानगी होती थी कि किस तरह अंकित हर मुश्किल में मेरे साथ होता है। इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ या किसी मुश्किल में हूँ। लेकिन अंकित उसे हर दफ़ा कायल कर लेता कि मोहब्बत में इंसान को हर बात का पता चल जाता है कि उसका महबूब किस हाल में है, और निशा सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। एक दिन अंकित ने सतीश के सामने शादी का सवाल रखा कि वो निशा से शादी करना चाहता है। सतीश के घर वाले चूंकि उसको पहले से पसंद करते थे तो इनकार का सवाल ही नहीं था। लेकिन सतीश भाई ने कहा, अंकित तुम अच्छे लड़के हो, हम तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन शादी के लिए निशा अभी छोटी है, वो सिर्फ 18 साल की है। तो अंकित ने कहा, ठीक है अंकल जी, आपका हाँ कहना मेरे लिए काफ़ी है कि हम मंगनी की रस्म कर लेते हैं। शादी आप जब चाहेंगे तभी होगी। इस बात पर सब खुश हो जाते हैं और निशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। इस दौरान निशा की माँ बोली, इतनी भी छोटी नहीं है, शादी नहीं कर सकते तो सगाई तो कर सकते हैं। सतीश भाई बोले, हाँ ये बात ठीक है, सगाई तो की जा सकती है। ठीक है,
मैं पंडित से बात करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ और फिर हम सगाई कर देते हैं। निशा जो दरवाजे की ओट ये सारी बातें सुन रही थी, खुशी से निहाल हो रही थी। 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकला था। मंगनी में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस आस पड़ोस के लोग और ख़ास तौर पर मोहम्मद भाई का घर शामिल था, जो हर काम में आगे बढ़कर मदद कर रहे थे। यूँ लगता था जैसे ये फंक्शन उनके ही घर का हो। मंगनी के बाद सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। सिर्फ सतीश भाई, मोहम्मद भाई की फैमिली और अंकित थे जो बैठे हुए थे। वो सब आपस में गपशप कर रहे थे और इस फंक्शन से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे कि अचानक अंकित की नज़र आईने में खुद पर पड़ती है। उसकी आंखें खूब चमक रही होती हैं। रात 11:30 का वक्त था कि अंकित एकदम से उलझन में आ गया। आज पूरे चांद की रात थी। इस रात जिन्नात की तमाम तर ताकतें अपने अरूज पर होती हैं और उन्हें मज़ीद ताकत लेने के लिए कुछ ख़ास अमल करना होता है, और इस अमल के लिए उन्हें कुछ देर के लिए उन्हें अपनी असली हालत में आना होता है। ये बात जहन में आते ही अंकित उनसे जाने के लिए इजाज़त लेता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अंकित वहाँ से अकेला नहीं निकला था। निशा की माँ, वो ये सब नोट कर रही थी, उसकी परेशानी और चमकती आंखों को। वो भी खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अंकित घर जाकर अपने दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। घर में दाखिल होकर अंकित घर के तमाम खिड़कियों के पर्दे गिरा देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि एक कोने से पर्दा उठा रह जाता है। अंकित जैसे ही अपने असली रूप में आता है, वो नहीं जानता कि बाहर पुष्पा खड़ी उसे देख रही है। अंकित को असली रूप में देखकर पुष्पा की चीख बुलंद होती है। वो खौफ से चीखती है और बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस के लोग और ख़ुद उसके घर वाले भी जमा हो जाते हैं। सतीश और मोहम्मद भाई की फैमिली भी रोते हुए बाहर आते हैं और क्या देखते हैं, अंकित पुष्पा के पास बैठा उस पर पानी छिड़क रहा है। क्या हुआ? पुष्पा को क्या हुआ? सतीश ने अंकित से पूछा, क्या हुआ पुष्पा को? मैं नहीं जानता अंकल, मैं अपने घर में था कि चीख की आवाज़ आई। बाहर निकलता हूँ तो देखा आंटी यहाँ बेहोश पड़ी हैं। सतीश और अंकित मिलकर उसे उठाकर अंकित के घर में ले जाते हैं, जहाँ फौरी डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उनका मुआयना करते हुए कहता है, लगता है कि इन्हें गहरा सदमा पहुँचा है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगी। सुबह के वक्त जब पुष्पा उठती है तो निशा आंखों में आंसू लिए माँ से कहती है, माँ तुम ठीक हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? सतीश भाई भी आते हैं और कहते हैं, पुष्पा तुमने तो सबको परेशान कर दिया, क्या हुआ था तुम्हें? अंकित भी वहाँ मौजूद था। पुष्पा अंकित की तरफ देखती है। अंकित अपने जादू से उसके दिमाग से तमाम बातों को भुला देता है। क्या हुआ था पूछ रहा हूँ तुमसे, जो तुम चीखी थी? दोबारा पूछने पर उसने सतीश की तरफ देखा। बस मुझे इतना याद है, हम बैठे बातें कर रहे थे और मैं उठकर बाहर आई थी। फिर मुझे नहीं याद क्या हुआ था, कि मैंने क्या देखा था, मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो और दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। आराम करोगी ना तो ठीक हो जाओगी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। इसी तरह 1 साल का अरसा और गुजर जाता है और अंकित की असलियत सबसे छुपी हुई थी। एक दफ़ा मोहम्मद भाई के घर एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाते हैं, जो कि बहुत ही नूरानी चेहरा और पुरसुकून तबीयत के थे। मोहम्मद भाई सतीश को भी बुला लेते हैं और अंकित को भी, उनसे मिलवाने के लिए और उनका तारुफ करवाते हैं। सतीश भाई, हमारे गांव में एक दरगाह है और ये उसके गद्दी नशी हैं। मैं इन्हें आपसे भी मिलवाना चाहता था, इसलिए आप सबको बुलाया है। जब हम छोटे थे तो हम रोज़ मज़ार पर जाया करते थे इनसे मिलने के लिए, इनका हाथ चूमने के लिए। आज उनका इस गांव में से गुज़र हुआ तो इसलिए वो हमसे मिलने आ गए और मैंने सोचा आप सबसे भी मिलवा दूं। अरे
अभी तक अंकित नहीं आया, उसको भी बुला लो, वो भी बाबा से मिल ले। फोन करके उसको बता तो दिया था, अभी आता होगा। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि अंकित भी घर में दाखिल हुआ। उसकी नजर जैसे ही उन बुजुर्ग पर पड़ी, वो परेशान हो गया और उन बुजुर्ग ने भी अंकित को पहचान लिया था कि वो इंसान नहीं बल्कि जिनज़ादा है। अंकित उनको देखकर वापस होने लगता है तो बारोब आवाज आती है, रुक जाओ। सब बाबा की तरफ देखकर परेशान होते हैं कि उन्होंने अंकित को इतने गुस्से से क्यों बुलाया। मोहम्मद भाई तारुफ करवाते हैं, बाबा ये अंकित है, सतीश भाई का दामाद। अगले साल इनकी बेटी की शादी होने वाली है। सब परेशान होते हैं कि बाबा ने इस कदर गुस्से में क्यों बुलाया। तुम सब बाहर चले जाओ, मुझे इससे बात करनी है। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना, तुम सब लोग इस कमरे से बाहर चले जाओ, सिर्फ इस नौजवान को यहाँ रहने दो। ये कहते ही दोबारा इस तरह कहने पर सब कमरे से खामोशी से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ कमरे में अंकित रह जाता है। तुम जिनज़ादे हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन तुम्हारा इन लोगों में क्या काम है? और मैंने सुना है कि तुम सतीश की बेटी से शादी भी करने वाले हो। क्या मकसद है तुम्हारा? तुम जानते हो इंसान और जिनज़ादों की शादियां नहीं हुआ करती, और अगर ये शादी होती है तो इसका क्या अंजाम है तुम जानते हो। क्या मकसद है तुम्हारा? सतीश उनकी बात को खामोशी से सुनता है और फिर बोलता है, कोई मकसद नहीं है मेरा। मैं निशा से सिर्फ मोहब्बत करता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया और आगे भी मैं किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं रखता। मैं बगैर किसी कसूर के सालों कैद रहा हूँ। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, गलती से ही, लेकिन निशा ने मुझे आज़ादी दी है। मैं उसका कर्जदार हूँ, मैं उसका मुहाफिज हूँ और हमेशा उसकी हिफाजत करूँगा। मैं ये वादा खुद से कर चुका हूँ। मैं निशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप जानते हैं, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं निशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ हम जन्नात की अपनी हदूद और कायदे होते हैं, कानून होते हैं जिनकी खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ाएं होती हैं। आप मुझे जो चाहे सज़ा दे लें, लेकिन आप जानते हैं एक जिनज़ादा जब वादा कर लेता है तो कभी उसे नहीं तोड़ता। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। तुम एक नेक जिनज़ादे हो, इसीलिए अभी तक तुमसे बात कर रहा हूँ, वरना कब का तुम्हें ख़त्म कर देता। बाज आ जाओ इस इरादे से। ये गलत है, ये अल्लाह के कानून के खिलाफ है। खुदा ने इन चीज़ों से मना फरमाया है। तुम आग से बने हो और वो एक नारी है, मट्टी से बनी है। और एक वादा मैं आपसे भी करता हूँ, कभी निशा को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और ना उसके साथ जुड़े हुए किसी रिश्ते को, किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नज़र आती है, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि जैसे ही तुम्हारी निशा से शादी होगी, जब तुम्हारा उससे मिलन होगा और उसकी कोख में तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तमाम सच्चाई को बयान कर देगा, फिर क्या करोगे? इसलिए कहता हूँ, चले जाओ इससे पहले कि तुम धुतकारे जाओ, और उस वक्त तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा। बेहतर है तुम चले जाओ। अंकित सर झुकाए सारी बातें सुन रहा था। बाबा, अगर निशा मुझे कहे मेरी सच्चाई जानने के बाद भी वो मुझसे नफरत करती है तो मैं चला जाऊंगा, कभी मुड़कर नहीं आऊंगा। आप मेरी सच्चाई किसी को भी नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं तेरी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। ठीक 10 दिन के अंदर तुम निशा से शादी कर लो और शादी के 15 दिन तक तुम उससे नहीं मिलोगे, और ठीक 16वें दिन जब पूरे चांद की रात होगी तो तू उस लड़की से मिलन करेगा। इस तरह उस रात तेरी जादुई ताकत का एक हिस्सा उस लड़की में भी समा जाएगा। इस तरह उसमें इतनी ताकत होगी कि वो तेरी औलाद को पाल सके
अपने अंदर 9 माह तक रख सके। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारी औलाद ठीक इंसानों की तरह 9 महीने में ही जन्म लेगी और उसमें जन्नात के नहीं इंसानों वाले औसाफ होंगे। कोई तुम्हारी सच्चाई को फिर पहचान नहीं सकेगा, कभी तुम्हारा भेद न खुल सकेगा। क्या ऐसा कर लोगे? और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी औलाद में तुम्हारे सिफात आएंगी, जन्नाती ताकतें, यानी वो 9 माह की बजाय 5 माह में ही जन्म लेगा। और याद रखना, पूरे चांद की रात 11 साल बाद आती है। अगर 25 दिन से पहले मिलाप हुआ तो तुम 11 साल तक उसका इंतज़ार करोगे, जो तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होगा, और जो तुम्हारे और निशा के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर ये सब कुछ कर सकते हो तो ठीक है, फ़ौरन से तुम उस लड़की के लिए शादी का इसरार करो। उधर बाहर सब खड़े परेशान थे कि बाबा ने अंकित को अंदर क्यों रोक रखा है। ऐसी क्या बात है कि जो हमसे अलग होके हो रही है? बाबा ने सबको अंदर बुलाया और फिर खुद ही बयान किया, अंकित एक बहुत अच्छा लड़का है। मुझे इसके इर्द गिर्द गैर मरई ताकत का शक हुआ था, इसीलिए मैंने इसको उस बला से छुटकारा दिलाने के लिए अकेले कमरे में बुलाया। अगर आप सबको पहले बता देता तो आप लोग ख्वाह परेशान होते और मेरे लिए भी परेशानी होती उसको दूर करने में। अब मैंने अंकित का हिसार बांध दिया है, कभी कोई परेशानी अब इसके गिर्द नहीं आएगी और बेहतर होगा। अगले आने वाले 10 दिन बहुत खूबसूरत दिन हैं। अगर आने वाले 1 हफ्ते में आप अपनी बेटी की शादी अंकित से कर देते हैं तो ये इन दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ऐसे कैसे शादी कर दें 10 दिनों में? निशा के माँ बाप झल्ला कर रह गए। अंकित के साथ शादी 10 दिनों में? ठीक है, हमने अंकित से वादा कर रखा है शादी का, लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं कि उसकी पढ़ाई को ना देखें, जिसको अभी 1 साल रह गया है। मोहम्मद भाई फिर आगे बढ़कर समझाने लगे। बाबा बहुत दूरअंदेश हैं। उन्होंने दोनों की मुस्तकबिल को देखते हुए कहा है, पढ़ाई की क्या बात है, वो तो शादी के बाद भी हो सकती है। बेहतर ये है कि इन दोनों की इन 10 दिनों में ही शादी कर दी जाए, जो बाबा कह गए हैं। हमें उनकी बात को नहीं टालना चाहिए। बाबा दूरअंदेश हैं। पुष्पा की माँ भी सर पीट कर रह गई, लेकिन फिर मोहम्मद भाई के समझाने पर वो मान गए। आबिदा आगे बढ़कर पुष्पा को समझाने लगी। आबिदा मोहम्मद भाई की बीवी थी। भाभी, बाबा जो कह कर गए हैं, यकीनन वो दोनों बच्चों के भले के लिए ही कह के गए हैं, कुछ सोच समझ कर कह के गए हैं। शादी 2 साल बाद करनी है, जब अंकित से ही करनी है तो पहले क्यों नहीं? पढ़ाई भी होती रहेगी। आप ऐसा करें, निशा से पूछ लें, अगर उसको कोई एतराज नहीं तो फिर हमें ये शादी कर देनी चाहिए। पुष्पा को बात समझ आ गई। घर जाकर जब उन्होंने निशा से पूछा तो निशा ने भी खुशदिली से शादी के लिए रजामंदी दे दी। अब फिर क्या था, 10 दिन के अंदर अंदर दोनों की शादी तय पा गई और निशा को तो रुखसत होकर सामने वाले घर में ही जाना था। मोहम्मद भाई ने अंकित की तरफ देखा। बेटा, तुम क्या कहते हो? अंकल, आप मेरे बड़े हैं, आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। और रही बात निशा की पढ़ाई की, अगर उसे पढ़ाई करना है तो मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। और आप जानते हैं, मेरा कारोबार भी अब अच्छे से चल पड़ा है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। आप निशा से पूछ लें। आपकी और निशा की रजामंदी हो तभी शादी कीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। अंकित ने कह तो दिया था, लेकिन चाहता तो वो भी यही था कि शादी इन 10 दिनों में ही हो जाए, ताकि आगे आने वाली मुश्किलात से वो महफूज रह सके।